हम तमाम उद्योगों की स्थिति, निवेश का माहौल और उद्योगपतियों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। एमएसएमई पार्क बनाने की योजना कितनी रंग ला रही है, इस मंच के जरिए हम तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और चलिए सेशन में इसी बीच हम आगे बढ़ेंगे और अब अगला सेशन का विषय है सरकार का फ्यूचर प्लान, और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह और सुंदर सोलंकी। और इस सेशन के गेस्ट हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जोरदार तालियों से स्वागत करिए जरा। शुक्रिया अनन्या। तो हमारे खास मेहमान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर आ चुके हैं मंच पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर। सबसे पहला सवाल यही होगा कि हम जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं वो इसलिए कि इंडस्ट्री को लेकर आप लोग या कहें कि सरकार, आप अपने स्तर पर लगातार कोशिशें कर रहे हैं। निवेश को लेकर अभी आप राउंड टेबल मीटिंग करके आए हैं। क्या लग रहा है कि कोरोना काल के बाद अब जब फिर से धारा में आने की कोशिश सरकार कर रही है कि सबको हम ले आए धारा में, चुनौतियां कहां दिख रही हैं, कहां पर लग रहा है कि हां दिक्कत है? पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने इंडस्ट्री के ऊपर एक कॉन्क्लेव रखा, क्योंकि इस प्रदेश को आज देश में एक पहचान एग्रीकल्चर ने दिलवाई और एक पहचान जो आज के दिन मॉडर्नाइजेशन की है वो इंडस्ट्री ने दिलाई जी। चाहे वो हमारी प्रोडक्शन लाइंस की बात हो, चाहे वो अब सर्विसेज लाइंस की बात है। और हमने निरंतर, कोई सरकार रही हो, मैं ये नहीं कहता कि आज ही हो रहा है, बिल्कुल, पिछले 3 दशक के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस प्रदेश का रहा है। और दिन प्रतिदिन हमने देखा है नए निवेशक प्रदेश में आए हैं और नए निवेशकों ने मिलकर इस प्रदेश को दुनिया में, चाहे वो व्हीकल ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे आईटी की बात हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री की बात हो, चाहे फोर्ब्स 500 में से 250 कंपनियों को गुड़गांव की इस धरा पे लाने की बात हो, जी, एक मौका दिया है। और हम इसी प्रयास में है। कोविड जैसी महामारी के बाद भी अगर पिछले एक वित्त वर्ष में 28,000 करोड़ का निवेश हरियाणा में आता है, मारुति जैसी कंपनी 11,000 करोड़ के निवेश के लिए तैयार होती है जी, कि हम अपना 900 एकड़ का, 100 एकड़ में सुजुकी और 800 एकड़ में मारुति कार्स का प्लांट अब एक्सपैंड करेंगे तो हरियाणा में करेंगे। तो मुझे लगता है कि वी आर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और ये तो एक शुरुआत है। ऑटोमोबाइल्स हो, ई व्हीकल्स हो, आने वाले समय में भी इनका निवेश प्रदेश में और बढ़ेगा और आगे जाएगा। राजनीतिक सवाल इसी पर एक है कि आरोप विपक्ष लगाता है कि सारा जो यहां पर निवेश था या फिर इंडस्ट्री थी वो सब गुजरात लेके चले गए। कोई ये किस तरीके का आरोप है? मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि गुजरात कांग्रेस के समय में मारुति गई थी, आज उस मारुति को तो हम वापिस लेके आए। हमारे यहां से कोई गुजरात नहीं गया। आज दुनिया की स्मॉल फोन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी है एटीएल। जापान से अगर इंडिया में कहीं आई तो हमारे रोज का मेव मेवात सोना की धरती पर आई और उनने हमसे 180 एकड़ ली। फ्लिपकार्ट जी, बंगाल में उनने अपना पहला वेयर हाउस बनाया 100 एकड़ में। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा 7 मंजिल हाइट का वेयर हाउस बनेगा तो वो और कहीं नहीं, पाटली हाजीपुर मानेसर से आगे एक गांव है, उसकी धरा पर हरियाणा में बनाने का वो काम कर रहे हैं। भाई जोरदार तालियां इस पर होनी चाहिए। बिरला का एक नया वेंचर आया है ग्रासिम पेंट्स, उनका पहला प्लांट ग्रासिम पेंट्स का कहीं लग रहा है तो हमारे जो पेट्रोलियम प्लांट IOCL का पानीपत है उसके साथ इंडस्ट्रियल एरिया में उनने हमसे 80 एकड़ जमीन ली। कोका कोला ने अपने प्लांट को रोहतक में एक्सपैंड करने का काम किया। बांगड़ सीमेंट ने अपने प्लांट को फेज 1 से फेज 2 एक्सपेंशन के लिए आज हमसे अप्रूवल्स ली हैं कि वो झाड़ली के अंदर अपना दूसरा प्लांट लगाएंगे। मैं तो गिनवा सकता हूं कि कौन हमारे पास निवेश करने आ रहा है।
विपक्ष ये बताने का तो काम करे कि पिछले 2.5 साल में जहां 2 कोविड की बड़ी महामारी दुनिया ने झेली, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो हरियाणा से उठ के किसी और प्रदेश में गई? जी, तो निश्चित निरंतर रूप से। ये आंकड़े देखते हैं हम। एक प्राइवेट एजेंसी है, वो आंकड़े निकालती है, CMI या कुछ ऐसे नाम से। वो कहती है हरियाणा में 32% बेरोजगारी, 34% बेरोजगारी है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप कौन से सेक्टर में बेरोजगारी की बात करें? एक बेरोजगारी का आंकड़ा देखा जा सकता है कि गुड़गांव के IT पार्क में जो लोग आते थे उनके नंबर रिड्यूस हो गए। वो बेरोजगारी के कारण नहीं हुए, IT कंपनीज में वो काम करे, मगर IT कंपनीज अपने बिजली के बिल बचाने के चक्कर में एम्प्लॉइज को कहते हैं वर्क फ्रॉम होम कर लो। वो कोरोना के दौर में जो कल्चर आया वो तो आगे बढ़ गया। वर्क फ्रॉम होम किसी की बेरोजगारी नहीं है। दे आर स्टिल अर्निंग द सेम सैलरी, दे आर गेटिंग द सेम आउटपुट। मगर यस, द नंबर ऑफ पीपल हु वर रेंटिंग IT बिल्डिंग्स इन हरियाणा दैट हैड रिड्यूस्ड। मगर लास्ट 2 महीने में वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि वो नंबर इंक्रीज हुआ। और मैं विश्वास दिला देता हूं कि हरियाणा IT के अंदर दोबारा उसी मुकाम पे पहुंचेगा। और उस पे नहीं, मैं अब दिखाता हूं, हमारी नई डाटा सेंटर पॉलिसी आएगी आने वाले महीनों में, हमारी नई स्टार्टअप पॉलिसी आएगी। वी विल सी मोर अपॉर्चुनिटीज, मोर इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सर्विस सेक्टर को एक नई उचान और यही पूरा प्रदेश उम्मीद कर रहा है। डिप्टी CM सर, एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा अतुल, जब हम डिप्टी CM सर के पास ये बताने गए कि हम एक इंडस्ट्री के ऊपर खासकर कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप फरीदाबाद में कीजिए या गुड़गांव में कीजिए, 22 जिलों में जहाँ बेहतर इंडस्ट्री हैं वहाँ आप कीजिए। और मैं वहाँ जाऊंगा भी, और ये जवाब, क्योंकि इंटरेक्शन जो होगा बिल्कुल वहाँ के उद्योगपतियों से वो करूंगा। और ये आज हम ये भी करने जा रहे हैं खुद डिप्टी CM सर से, जो यहाँ के गुड़गांव के जितने भी जाने माने उद्योगपति हैं वो अपना सीधी बात रख सकते हैं, सीधी चुनौतियाँ रख सकते हैं। और सर एक और बात है, इन चुनौतियों के साथ एक भ्रांति भी है जो 75% को लेकर है, कि ये सरल शब्दों में बताइए हमारे लोगों के लिए, हरियाणा के लिए, उद्यमियों के लिए, कि ये 75% जो आपने आरक्षण की बात की है, ये बेरोजगारी को कैसे दूर करेगा, इंडस्ट्री को कैसे मजबूत करेगा? सुंदर जी, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहली चीज, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को 75% में हम नहीं हटाएंगे। तो जो एम्प्लॉय आपके पास लगा हुआ है वो आपका एम्प्लॉय है, ऑन रोल है, वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। ये एक्ट बनाया गया है सारी नई एम्प्लॉयमेंट्स के। इस एक्ट के अंदर हमने बेस क्लॉज 50,000 का रखा था। इंडस्ट्री से मैंने पानीपत में भी बात करी, सोनीपत में भी बात करी, झज्जर में भी बात करी, यमुनानगर में भी बात करी, फरीदाबाद और गुड़गांव में भी बात करी। और उनका एक कॉमन व्यू पॉइंट आया कि 50,000 में टेक्निकल जॉब्स भी कवर हो जाती जी। उनकी ये मांग थी कि नॉन टेक्निकल जॉब्स की जो रेशो है, क्योंकि उसमें स्किल सेट आपका एक लिमिट तक चाहिए, उसको आप कवर करिए। और हमने वो उठाकर 30,000 का स्लैब किया और सारी इंडस्ट्री ने उसको प्रेज किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जब हमारे विरुद्ध एसोसिएशंस गई तो उनने उसको रिमांड बैक करके स्टे हटा के हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि कोरेसिव एक्शन स्टेट नहीं लेगी, जो कि हम लेना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं इंडस्ट्री फले फूले। मगर जो इस एक्ट की ब्यूटी है और इस एक्ट की एडवांटेज है सबके लिए, वो ये है, पहली चीज, GST से जितना कॉम्पनसेशन स्टेट को आएगा वो लोकल कंजम्पशन पर है। तो जितना पैसा हम हरियाणा में रख पाएंगे लोकल एम्प्लॉयमेंट के कारण, वो ही हमारे प्रदेश का टैक्स है। एक दूसरा कि आज के दिन हम देखते हैं मारुति भी एम्प्लॉयज को इस फैक्ट्री के लिए, जो बिल्कुल आपके इस ग्राउंड के सामने है, उस फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज लाने के लिए यहाँ से रेवाड़ी तक, यहाँ से झज्जर तक, यहाँ से मारुति कुंज जो सोना के पास है वहां तक बसें भेजती है कि एम्प्लॉयज टाइमली आ पाए। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि लोकल एम्प्लॉयमेंट समय अनुसार दे नहीं पाए। जो व्यक्ति बाहर से आया उसको दूर मकान बनाना पड़ा, किराए पे लेना पड़ा। आज अगर आप लोकल एम्प्लॉयमेंट करेंगे, किराए का खर्चा खत्म, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खत्म, प्लस एक ओनरशिप भी एम्प्लॉय की उस इंस्टीट्यूशन में बन जाती है कि मेरी है जी, मेरी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, मेरे आसपास इतने दुकानदारों को रोजगार दे रही है।
वो जो सेल्फ ओनरशिप की बात है वो एम्प्लॉय में क्रिएट होगी। और लेकिन दुनिया में लोकल लोगों आप से उठाकर देखेंगे, डर लगता है, वो जो चाहे वो यूनियन बाजी हो या इस तरह का, सुंदर ये जी, परसेप्शन बना हुआ है हमारे सोलंकी जी, उद्योगपतियों में। परसेप्शन नहीं है, हाँ। ये पास्ट है, और ये पास्ट भी 2 वर्ष का है। और यहाँ मेजोरिटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैठे हैं ये बता देंगे कि अगर हरियाणा में हीरो होंडा कांड या आपके मारुति कांड नहीं होता तो ये परसेप्शन कभी नहीं बनता। ये परसेप्शन बना जब हीरो होंडा पे धरना दिया गया, एम्प्लॉयज पे लाठियां चली, या मारुति के अंदर एक जीएम को आग लगा के अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, वो बिल्कुल काला दौर रहा है। और काला दौर केवल मात्र हमारे नहीं है, काला दौर तो महाराष्ट्र में भी कई बार रहा। बंगाल के काले दौर को तो हम भूल ही नहीं सकते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जला दिया जाता था। मगर आज के दिन, पिछले कोविड काल में भी आप उठाकर बताइए कि क्या आपको ऐसा वाकया कहीं देखने को मिला? ये अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी बात है, यहाँ के उद्योगपतियों के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक और सवाल आता है सर, ये जिस तरह से लोकल जो एम्प्लॉयमेंट आप देने की बात कर रहे हैं, वो कंपनियों के लिहाज से, उद्यमियों के लिहाज से वो क्या स्किल्ड है? उस लेवल पे तो कभी बात हुई नहीं, उस लेवल पे तो कभी काम हुआ नहीं। अचानक आप 75% लोगों को कह देते हैं कि आप रखना शुरू कर दीजिए। भ्रांतियां हैं, या यूं कहिए कि ये भ्रांतियों लोगों में ये डर है। कोई अंत नहीं है। और इसमें सेंट्रल से कैसे सहयोग मिला? करोड़ों रुपया हरियाणा सरकार अपने पॉलिटेक्निक्स पर, अपने आईटीआईज पर, अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस पर, ये तो सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग साइड की बात कर रहा हूँ, जी, खर्चा करती है। आज हीरो होंडा में हमारे आईटीआई करा हुआ बच्चा अप्रेंटिस के लिए जाता है, और ना हीरो ना होंडा सिर्फ हरियाणा देख के उसको नहीं लेती है तो 9 महीने की कच्ची तनख्वाह पे लेती है, और फिर हर 9 महीने बाद उसको रिन्यू किया जाता है। यही मारुति के साथ है। जी, अगर मैं एक एक कंपनी शुरू करूं तो अधिकतम कंपनीज अब अपने परमानेंट रोल पर एम्प्लॉयज नहीं लेती। अधिकतम कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लेती है कि किसी को निकालना है तो कल कॉन्ट्रैक्टर रिलीव कर दे और सुबह उससे निजात मिल जाए। ये प्रथा बदलेगी। ये सिक्योरिटी ऑफ जॉब भी जब मिलेगी जब उसको ओनरशिप मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुमकिन जब ही होगा जब प्रदेश में एटलीस्ट हम लोकल कैंडिडेट्स के लिए 75% रिजर्वेशन लाने का काम। हमारे साथ अतुल, क्योंकि जी हाँ, हमारे साथ राज वर्मा भी हैं, हमारे इंडस्ट्रीज इनपुट का है। एडिटर, और वो अपना सवाल भी ले लें। राज, आप अपना भी सवाल लें और साथ में जो इंडस्ट्रीज के सवाल हैं वो भी साझा करें। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। लगातार जो बात हो रही थी, जो उद्योगपति है, एक जो सहयोग है और विश्वास है, उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, और तमाम उद्योगपति भी है, क्योंकि इनके सवाल अहम है। मैं पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आए हुए हैं, जो एसोसिएशन है, उन्हीं वो आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं। दीपक मैनी जी है, जैन मंगला जी है। दीपक जी, आप। नमस्कार सर। मैं सर हम लोग सवाल तो नहीं, आपके सामने अपने सजेशंस रखने चाहेंगे। बहुत छोटा सवाल के तौर पर है, क्योंकि समय की बहुत छोटा ही रहेगा। एक मैं हरियाणा लेवल का सवाल रखूंगा, एक गुड़गांव लेवल का। सर, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा सुझाव ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन की सब्सिडी है वो ज़रूर उसका ध्यान रखा जाए, और जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर ज़रूर छूट मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान दें। चलिए मैं सवाल ले लेते हूं, क्योंकि बाकी लोग भी है। दीपक जी, समय की कमी रहेगी, पहले इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी दुष्यंत जी। मैं मैनी जी आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि हरियाणा की जो ई व्हीकल पॉलिसी आएगी उसके अंदर मैं आज बोल सकता हूँ कि हम भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक माहौल चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल जहाँ यूज़ हो, और उसको देखते हुए अगर हमें लेना भी पड़ेगा तो यही निर्णय लेंगे कि 0 फीस ऑन रजिस्ट्रेशन, या 500 रुपये या 1000 रुपये हो, कि आम आदमी जब अपने फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल से शिफ्ट हो ग्रीन व्हीकल के ऊपर, तो उसके ऊपर ये बोझ ना आए कि तेरे को गाड़ी की वैल्यू 20 लाख है और 8% के हिसाब से लाओ, सरकार को हजारों रुपए देने का काम करो। हमारी सोच भी यही है कि कोई कन्वर्ट होगा तो मिनिमम फीस के ऊपर उसको कन्वर्शन दे। चलिए जैन मंगला साहब भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं, कुछ सवाल उनके भी हैं। जी मंगला जी, कोई एक सवाल। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने कहा कि करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर, हमें इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है
कि हमारे जो सूक्ष्म और जो उद्योग हैं उनकी भी दयनीय स्थिति होने जा रही है। एमएसएमई एक बहुत बड़ा योगदान रोजगार में भी देती है और सरकार के रेवेन्यू में भी देती है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार से जो इस प्रकार की जो एमएसएमई की दिक्कतें हैं उनको दूर करने में आप हमारी मदद करेंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है जो आ रही है सभी को, वो मटेरियल प्राइसेस की सर आ रही है। मटेरियल प्राइसेस जैसे मान लीजिए स्टील है, इसका जो भाव है हरियाणा के अंदर या गुड़गांव के अंदर वो 90 रुपए के करीब है, जबकि चाइना में 98 रुपए है। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी दुष्यंत जी, सर हाँ, जवाब सवाल का जवाब ले आप पूछ ले ले, सवाल पूरे ले ले। एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए, एक्सपोर्ट की वजह से वो प्राइसेस हाई हैं, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक्सपोर्ट रोकेंगे तो प्राइसेस डाउन आएगी। बड़े वाजिब सवाल उठाए मंगला साहब। सर मंगला जी, जो आपने एमएसएमई की बात करी, हमारा फोकस सेक्टर आज के दिन इंडस्ट्री के अंदर हैवी इंडस्ट्री अब एक पार्ट है। आज 300 आपके पास बड़ी फैक्ट्री है जिनको हम मदर यूनिट्स कहते हैं। अदर देन वो 300 यूनिट प्रदेश में जो यूनिट चलते हैं वो सारे एमएसएमई में आते हैं। और हमने उसके लिए 1.5 साल पहले एक स्पेशल डायरेक्टरेट बनाई। स्पेशल जो हमारे डीआईसी पहले सोसाइटीज का रजिस्ट्रार का काम करते थे उनकी पावर छीनी और डेडिकेटेडली एमएसएमई पे काम करे, उनको डीआईसी इंडस्ट्रीज में एमएसएमई लगाया। अब कैसे नई एमएसएमई आई, हमने पीछे नए कदम भी उठाए। पद्मा स्कीम आपने देखी होगी, कितनी एक विजनफुल स्कीम है कि हम ब्लॉक लेवल पर प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका गुड़गांव ब्लॉक है, आज के दिन सिक्योरिटी थ्रेट एक सबसे बड़ा कंसर्न हर व्यक्ति को है और इसीलिए हमने कोई भी व्यक्ति जो आज ऑटोमोबाइल्स को बुलेट प्रूफिंग और इस तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट्स के तौर पे अपग्रेड करता है, उस ब्लॉक के लिए डेडिकेट किया कि कोई भी व्यक्ति अगर पद्मा में यहाँ इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है तो उसको हर प्रकार का सपोर्ट हम देने का काम करेंगे। वही दूसरी ओर पर आपने कहा कि इन्फ्लेशन है प्राइजेज में। ये तो आप व्यापारी है, मैं तो राज्य में बैठा सरकार चलाने वाला व्यक्ति हूँ। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल लिमिट में हुआ जा सकता है। जैसे आपने एक सुझाव दिया स्टील का, जो स्टील हम चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के रेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, उसकी वेरिएशन क्यों आ रही है, प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा है, प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, ये फैक्टर्स को पहले सारे को स्टडी हमें करना पड़ेगा। मगर हाँ, एक वाक्य मेरे भी संज्ञान में आया कि इंडिया से भी एक बड़ी मात्रा में स्टील चाइना एक्सपोर्ट होता है, मगर वो किस क्वालिटी के कामों के लिए होता है वो आपको भी पता है। वो बिल्डिंगों में बांधने वाले सरिये के लिए नहीं होता, वो जो स्टेनलेस स्टील में रिफाइंड ग्लास व्यू का आपको स्टील मिलता है उसके लिए होता है, शीट्स के लिए होता है और मॉड्यूलर आइटम्स के लिए होता है। और वो 68 रुपये का स्टील वो चाइना में पॉलिशिंग फिनिशिंग होके उसकी यूटिलाइजेशन जब होती है, जब वो 150 रुपये के स्टील के बराबर की होती है, ना कि हमारे स्टील जो आज हम सरिये के तौर पे 90 रुपये में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एज इंडस्ट्रियलिस्ट आपको भी ये प्रोराटा बेसिस पे जब क्वालिटी इंप्रूव होती है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है ये समझना पड़ेगा। मगर हाँ, कई ऐसे कदम उठाने, आज प्रधानमंत्री ने बैन किया वीट एक्सपोर्ट पर, क्योंकि हमारे भंडारण ही इस बार आधे खाली रह गए यूक्रेन और रशिया की वजह से। मैं तो हरियाणा की आपके साथ डाटा साझा कर सकता हूँ कि जो पिछले साल वीट आया था, हमारे किसान जो मंडियों में लेकर आए थे जी, इस साल 20-25% आप मानिए लो यील्ड थी, गर्मी जल्दी आ गई, जो कि ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। मगर 25% की बजाय 27%, मतलब टोटल 52% इनकम जो ऑफ वीट टू आर मंडी जो है वो रिड्यूस हो गया। और इस बार सिर्फ 48% वीट आया पिछले साल से, और जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर बम्पर फसल होगी उस हिसाब से इस बार 41% ही वीट आया, और पूरे देश में ही इस बार 60% वीट आया। तो जब केंद्र को फैसले भी लेने पड़े, और आप वाला सुझाव है, टेक्निकल लोग जो स्टील की नॉलेज रखते हैं मैं उनसे जरूर विचार करूंगा, जरूरत पड़े तो केंद्र के हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनसे बात करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि अगर स्टील की इन्फ्लेशन रोकी जा सकती है इस तरीके से तो जरूर हिंदुस्तान को एक कदम उठाना चाहिए। चलिए, एक बड़ा आश्वासन दिया है, ये बड़ा भरोसा है इंडिया न्यूज हरियाणा के मंच पर। अतुल, इस तरह का पहला प्रयास है इंडिया न्यूज हरियाणा पर कि जी, एक सवाल और इंडस्ट्री मिनिस्टर उद्योगपति भी है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं।
उप मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं नरेंद्र शोकन। सर, जैसे आपने जिक्र किया फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा वेयर हाउस बना रहा है एशिया का यहाँ पे, सर क्या हम वेयर हाउस इंडस्ट्री का दर्जा दे सकते हैं लॉजिस्टिक को, ताकि और इंडस्ट्री यहाँ पे और वेयर हाउस हरियाणा में ज़्यादा है, अभी फोकस सबका यहीं पे है। शोकन साहब, आपको आज फिर पता नहीं कि हमारे जितने हाईवेज एनसीआर को सराउंड करते हैं वो अपने आप में लॉजिस्टिक हब बन चुके। आज के दिन मेरे ख्याल से तो हजारों एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क्स बने हैं। सोनीपत पे आप एनएच पे जाएंगे तो नेशनल हाईवे पे आपको लॉजिस्टिक हब्स हैं, वेयर हाउसेज हैं। आप झज्जर की तरफ जाएंगे, रिलायंस का जो REL आता है उसके एमईटी, रिलायंस एमईटी आता है, उसके पहले भी और उसके बाद भी बड़े बड़े वेयर हाउसेज बन गए। और तो और अगर हम बात करें आपके ताउड़ू सोना की, तो वेयर हाउसेज बन गए। मैं पिछले दिनों पटौदी जाके आया, भोड़ा कला से पटौदी तक सारे वेयर हाउसेज बन गए। और अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, वो DND से बल्लभगढ़ आएगा, बल्लभगढ़ से मेवात और मेवात से लेके अलवर होते हुए वो मुंबई जाएगा। आपको हैरानी होगी, आज उसके ऊपर भी बहुत बड़ी मात्रा में वेयर हाउसेज बन रहे हैं। और मैंने तो गडकरी जी को कहा था कि स्टेट 200-400 एकड़ जो हमारे पास प्रिक्योर्ड पड़ी है वो NHAI के साथ टाई अप करने को है। हमें तो एंट्री एग्जिट पॉइंट उस हाईवे पे दे दिए जाए, वो शायद नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा। और ये फ्यूचर है। अगर आप सोचते हैं कि सामान चलेगा कांडला से या मुंबई से और सामान आता आता दिल्ली घुस जाएगा, नहीं घुसेगा। आने वाले समय में दिल्ली में बड़ा व्हीकल नहीं घुस पाएगा। हमें तो हरियाणा की बाउंड्री में उसको सेग्रीगेशन हब देना पड़ेगा, बिल्कुल, कि मटेरियल वहां उतरे। गुड़गांव का मटेरियल छोटे व्हीकल में गुड़गांव आए, दिल्ली का मटेरियल छोटे व्हीकल में दिल्ली जाए, नोएडा का मटेरियल नोएडा जाए, मगर उसकी सेग्रीगेशन उस हाईवे पे हो जाए, जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। और हमारी तो विजन है, और ऑलरेडी स्टेट की वेयर हाउसिंग पॉलिसी आई हुई है, और मैं तो चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले और उससे लाभ उठाए। हमारे साथ खंडेलवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि पानीपत से जुड़े वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। खंडेलवाल साहब, अपना सवाल आप दुष्यंत जी से पूछ सकते हैं, डिप्टी CM से। और चलेगा कांडला। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पानीपत में जो एक सर आप टेक्सटाइल हब है, और टेक्सटाइल हब होने के साथ साथ जो गवर्नमेंट को यहाँ सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, आप वो है वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। पिछले देखा जाए तो 20 साल से यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्लॉट आपने या इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं काटा जो लोगों को इजी मतलब सस्ती रियायती दरों के ऊपर प्लॉट मिल सके। सेकंड, दूसरी है लेबर के लिए, जो लेबर की जो बात आती है, आपकी नजर में हीरो हांडा दिखाई दे रही है, मारुति दिखाई दे रही है, मगर आज जो है 42,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाला पानीपत आपको टेक्सटाइल हमसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज पोजीशन है रिसाइकलिंग धागा, पानीपत में इतना बड़ा हब डेवलप हो रहा है। इसके अलावा बिग ब्लैंकेट, हम लोग चाइना को बहुत पीछे छोड़कर आ रहे हैं, मगर यहाँ का व्यापारी किसी भी सुविधा से मोहताज नहीं है जो सरकार के गुण गाए, जिससे सरकार को कह सके कि मैं सरकार के साथ। जवाब ले लेते हैं। खंडेलवाल जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया टेक्सटाइल के बारे में। और टेक्सटाइल के अंदर प्रॉब्लम इसलिए बारी बारी आ रही है क्योंकि आज आप में से किसी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नहीं लगा रखा। आपके वहाँ पर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए। बहुत बड़ी मात्रा में लोग डाई करने के बाद जो गंदा पानी होता है उसको डंपिंग करते हैं ग्राउंड वाटर को पेनिट्रेट करके और डैमेज करने के लिए। और धीरे धीरे NGT है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट विभाग है, इन लोगों की अलग अलग रिस्ट्रिक्शन आप लोगों पे आ रही है। मैं तो आपको पूरी खुली छूट देता हूं कि पानीपत की इंडस्ट्री NCR से बाहर मूव करना चाहती है। हम स्पेशलाइज्ड एक टेक्सटाइल पार्क हिसार एविएशन हब पे बनाने को तैयार हैं, मगर क्योंकि आपकी व्यवस्था पानीपत में, आप चाहते हैं पानीपत के आसपास आपको प्लॉट्स मिले। दूसरी चीज है, हरियाणा में जमीन की कीमत कम नहीं हो सकती। आज हमारे ऊपर एनहांसमेंट हो, आज हमारे लैंड कॉस्ट हो, एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम्स हो, दिन प्रतिदिन जमीन का दाम बढ़ता जा रहा है। उस पॉइंट के ऊपर तो आज मारुति ने भी अगर हमसे जमीन ली है
तो 2,96,00,000 रुपया एकड़ के हिसाब से 900 एकड़, कोई 2-5 एकड़ नहीं, 2,96,00,000 रुपए के हिसाब से 900 एकड़ जमीन खरखोदा लिए, जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हुई, क्योंकि हरियाणा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पता है कि अगर कोई हब है तो पानीपत है, और पानीपत में जाके अगर अपन फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। हमने ऑल्टरनेट इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने का विचार किया है, और जल्द करनाल जिले में, जल्द जींद जिले में, और एक नया जो एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार प्रपोज कर रहा है जो पानीपत से लेके डवाड़ी जाएगा, उसके ऊपर भी हमने 4 स्पॉट्स देखे हैं, जिसको HSIDC आने वाले समय में लेने का विचार कर रही है। और जैसे ही हमें वहाँ जमीन उपलब्ध होती है, हम टेक्सटाइल हब भी बनाएंगे, और ये वादा है कि अगले 6 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी बनाने का काम करेंगे, जिससे टेक्सटाइल को एक नया मुकाम, एक नई अपॉर्चुनिटी और कंसोलिडेटेड एक सेंट्रिक एक सेक्टर के अंदर ही सारे काम हो। डाइंग यूनिट भी वहीं हो, प्रेसिंग यूनिट भी वहीं हो, और पैकिंग यूनिट भी वहीं हो, कि आपका कपड़ा रॉ मटेरियल आए, वो डाई भी वहाँ हो, वहाँ पर उसकी बुनाई भी हो, और उसकी पैकेजिंग होकर एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था एक 4 दीवारी के अंदर हो। ऐसी टेक्सटाइल पॉलिसी हम लाने का ये बड़ी घोषणा सर आपने की हमारे मंच पर खंडेलवाल साहब, जो आपकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होगी। 6 महीने में नई पॉलिसी। नहीं सर, हाँ बोलिए खंडेलवाल साहब। सबसे बड़ी आज अब ये जिस घोषणा को आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप पानीपत के लिए विचार किया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। मगर साथ में कोई शायद ऐसा भी, यहाँ जब हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स पिछले 57 साल से टेक्सटाइल के हर व्यापारी की छोटी बड़ी समस्याओं को सामने रखती है, जहाँ हिस्सेदारी वाली बात आती है, जहाँ की एसोसिएशनों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और साथ में जहाँ छोटी बड़ी जो लेबर्स जो बैठी हुई है या जो छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के बैठे हुए, उनके लिए कंसेशन रेट के ऊपर गवर्नमेंट को जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो, क्योंकि एक टेक्सटाइल हब एक ऐसी चीज है जहां आपको बचपन से देखा होगा, यहाँ खेस बनाने से काम शुरू हुआ, और खेस बनाते समय जिस समय बनाया गया तो लेडीज घर में चरखा भी चलाती थी और दुनिया का काम करती थी। और समय बदला, जब समय बदला तो आज हम चाइना को देखते हैं। चाइना को देखने की स्थिति में जब आके खड़े होते हैं, उस हालत में पानीपत के लिए विशेष गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की रोडों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2002 में जिस समय डाई हाउसों को शहर से उजाड़ा गया और उसके लिए डाई हाउस बनाए गए, उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम सरकार का था, ना कि व्यापारी का था। व्यापारी को तो सिर्फ आज एक तलवार लटकी हुई है। ठीक है खंडेलवाल साहब, अब इसका जवाब ले लेते हैं। अच्छा सुझाव है आपका। मैं खंडेलवाल जी एक चीज कहूंगा, हिस्सेदारी की जहां आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया न्यूज ने भी आज आपको यहाँ बुलाकर इतनी एसोसिएशनों में अगर आपकी बात रखने का मौका दिया है तो आपको हिस्सेदारी दी है। और जहाँ बात आ रही है डाई हाउस को हटाने की, लगाने की, पोल्यूशन के नॉर्म्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसकी, ये ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, एनजीटी की रूलिंग आती है भी, वाइट सेक्टर में कौन सा है, ग्रीन सेक्टर में कौन सा है, ऑरेंज सेक्टर में कौन सा है, और डाई हाउस आपके रेड सेक्टर में आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होने चाहिए। आपने जब फैक्ट्री लगाई थी प्रोसीजर अलग थे, आज गवर्नमेंट के नियम अलग हैं। आप अगर नियम फॉलो नहीं करना चाहते, ये तो आपकी विचार है, मगर प्रदेश सरकार का हमेशा विजन रहा है कि इंडस्ट्री का मदद हो। आपको खुद याद होगा लास्ट ईयर ऑर्डर आ गया कि एनसीआर रीजन के अंदर अब कोई भी डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे, यहाँ पर पीएनजी सीएनजी ऑपरेटेड पावर ही रहेगी, ग्रीन पावर आपको लेनी पड़ेगी। आज तो पीएनजी सीएनजी के यूनिट्स ही नहीं है। फिर हमने जाकर केंद्र के आगे बात रखी, रिलैक्सेशन उसमें दिलाई और 1 साल का समय मिला। आज ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि अभी भी 10% इंडस्ट्री ऐसी है जो कन्वर्ट कर पाए जी, 90% वेट कर रही है, शायद 1 साल का और एक्सटेंशन मिल जाए, फिर एक्सटेंशन मिलेगा, 10% करेगी, फिर 90% वेट करेगी। आज इंडस्ट्री को प्रोएक्टिव होकर सरकार के साथ चलना चाहिए। नॉर्म्स आपके भले के लिए है। अगर आप ग्रीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, ZLD लगा के जीरो डिस्चार्ज करेंगे, मैं ये मानता हूँ अपने आप आपकी सराउंडिंग भी स्वच्छ रहेगी, और आपकी सराउंडिंग स्वच्छ रहेगी तो जो आज पोल्यूशन हम कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ग्राउंड वाटर में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी
कमी आएगी, हमारा ग्राउंड वाटर भी गंदा होने से बचेगा। निश्चित रूप से, क्योंकि ये आरोप लगाना या ये कह देना कि ये कमी है, ये खामी है, ये बड़ा आसान सा होता है, लेकिन जिम्मेवारी दोनों तरफ से होती है। एक सवाल और है आपसे। अमूमन जो इंडस्ट्री है वो हमारी गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, लेकिन फतेहाबाद, सिरसा, मेवात या यमुनानगर, ये अभी भी ऐसा है कि एनसीआर का इतना बड़ा रीजन हरियाणा के पास होने के बाद भी इंडस्ट्री वहां तक क्यों नहीं फैलाव उसका होता है? वो विस्तारीकरण नहीं हो पाया उतना। ये जो आपका सवाल है इसका एक ही जवाब है और बड़ा सिंपल है, ये लोकल डेमोग्राफिक्स पे डिपेंड करता है। आज यमुनानगर में इंडस्ट्री है और ऐसी इंडस्ट्री है जो हरियाणा में कहीं नहीं, यूटेंसिल्स और पॉपुलर की। आज अंबाला में इंडस्ट्री है जो शायद पूरे देश में कहीं नहीं है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की, जो हम सोच भी नहीं सकते कि आपके टैंक में, प्लेन में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो नॉर्थ साउथ बताते हैं, हाइट एल्टीट्यूड बताते हैं, वो कहीं नहीं बनते, अंबाला में बनते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, सिरसा के अंदर कॉटन की फैक्ट्रियां हैं, फतेहाबाद के अंदर प्लास्टिक के पाइप की फैक्ट्रियां हैं। नंबर्स कम हो सकते हैं गुड़गांव के, पर नई कोई चीज ऐसी स्थिति नहीं बनी है, चाहे वो किसी भी जी। आप डेमोग्राफिक समझिए ना, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स नहीं रही। हिसार के अंदर जिंदल स्टील आया, जिंदल स्टील के बाद मित्तल स्टील आया, उसके बाद छोटे छोटे स्टील और आए और धीरे धीरे स्टील पाइपलाइंस का एक हब बना। उसके बाद सेग्रीगेशन होगी और नई स्टील इंडस्ट्री हिसार में नहीं आई। दैट वाज द एंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये जो अभी आपने समाधान दिया कि पानीपत वाले हिसार शिफ्ट हो जाए, इस तरह की स्थिति, इसीलिए आ रहा हूं कि आज हमने हिसार एयरपोर्ट को एक एविएशन हब बनाने का निर्णय लिया। उस 400-500 एकड़ के एयरपोर्ट को अब 7000 एकड़ एक्वायर करके और हमने इस देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाने का निर्णय लिया। 1100 एकड़ के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है, कंपनी बन गई है और एनएसआईडीसी की मदद से अब उसको हम एक हब बना रहे हैं जो कि केवल मात्र मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा। और उसके लिए प्रदेश में पिछली कैबिनेट में एरो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी लाई गई कि हम एविएशन प्रोडक्शन और डिफेंस प्रोडक्शन की ओर काम करें, नई सोच को लाएं, सपोर्ट करें और सपोर्ट कर कर एक मौका दें कि वहाँ पर इस तरह के ऑल्टरनेटिव यूनिट्स हैं। आप जब गुड़गांव की बात करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, इंडिया न्यूज़ हरियाणा जी, आज तक, खबरें अभी तक, स्टार न्यूज़ या एबीपी न्यूज़ कह लीजिए, एनडीटीवी, कौन सा सिरसा में जाके स्टूडियो बनाने को तैयार है? सिरसा में वो हमारे कभी नहीं जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि आपकी मेवात नहीं, तो केवल वाजिब- 40 किलोमीटर दूर भी नहीं है। आप मेवात चलिए, मैं जमीन दिलवाता हूँ। नहीं, मेवात में आप इस तरह की आप में चीजें, से कोई सा न्यूज चैनल कल सुबह रोज का मेयो के अंदर एक प्लॉट लेना चाहता है, कल सुबह ऑक्शन करवाकर फॉर इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस हम न्यूज चैनल को देने के लिए तैयार है। मुझे तो फायदा होगा। नहीं, वाजिब आपकी मेवात बात है। का युवा जो आज पढ़ा लिखा है, जो नौकरी की तलाश कर रहा है, मेवात में इंडस्ट्री आई, इस प्रदेश का पहला सोने का सिक्का बनाने या सोने की स्लैब बनाने वाला यूनिट कोई आया तो वो मेवात में आया। अगर हमारी जो खबरें उठती है ना, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की एशिया की सबसे बड़ी कंपनी एटीएल 200 एकड़ में, कहीं 180 एकड़ में प्लांट बना रही है, तो रोज का मेव मेवात में है, सोना में नहीं है। वो तो उसको बेचने के लिए हमने डेमोग्राफी IMT डेमोग्राफी सोना लिख दिया। वाकई चैलेंज है, इसे आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है, उसे स्वीकार करते हैं हम। लेकिन इसी पर एक सवाल है दुष्यंत जी, आप लोग जब राउंड टेबल मीटिंग कर रहे थे, आप थे, मुख्यमंत्री जी थे वहां पर, तो उस वक्त ये सवाल उठ रहा था कि एक अच्छा प्लान लेकर आप लोग वहां पर गए हैं और बहुत अच्छा कुछ लेकर वहां से आएंगे। जो डेमोग्राफी चैलेंज की आप बात कर रहे हैं उसको कैसे उसमें फिट करेंगे आप, क्योंकि आप वहां पे अच्छी मैं मीटिंग आपको करके एक आए। चीज अपडेट करना चाहूंगा कि वो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, जी, और वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जहां हम बैठे हैं यहाँ से 7 किलोमीटर दूर 1008 एकड़ जमीन जो HSIDC ओन्ड है, फ्री होल्ड है, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो चुका है, ग्लोबल सिटी उसकी है जी, जो कि इस सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम ग्लोबल सिटी हम वहां पर बनाएंगे जहां दुनिया भर से लोग आकर निवेश करेंगे। जो 15 मिनट में IGI से लैंड होने के बाद अपने मकान पे, अपने दफ्तर में पहुंच पाएगा, उससे 3 किलोमीटर आगे हेली हब है,
अगर उसको हेलीकॉप्टर पकड़ के जाना है तो अपने काम से 3 मिनट में एक हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ के दूसरी फैक्ट्री देख के आ सकता है। अगर उसने एनएच पे चढ़ना है तो 5 मिनट में चढ़ सकता है। अगर उसने साइबर हब जाना है तो 17 मिनट में पहुंच सकता है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट, और दुनिया में मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं किसी सिटी सेंटर में 1000 एकड़ आज के दिन फ्री होल्ड की लैंड नहीं है। आज लैंड क्राइसिस जरूर है, गुड़गांव में भी बिल्डर कोई लैंड लिए बैठा है तो 100 एकड़ का है, 50 एकड़ का है। और हमने उस दिन बात करी और पता चला कि इस देश में सबसे बड़ी कॉलोनी कोई कटी है तो 400 एकड़ की कटी है। ये तो HSIDC 1000 एकड़ की एक नई रेजिडेंशियल टाउनशिप बसा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने प्रॉपरली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट हम कर पाए, जो कि हमारा टारगेट है, वही 18 तारीख की हमारी एक बैठक और है, और हम सितंबर या अक्टूबर में हमारे ग्लोबल सिटी को लॉन्च करेंगे, पहले ऑक्शंस निकालेंगे जी। मेरा ये मानना है कि 1 लाख करोड़ का निवेश सिर्फ लैंड में, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने लाख करोड़ का निवेश आएगा तो नॉन कैलकुलेटेबल है, मगर ये हम सिर्फ ग्लोबल सिटी में लाने का काम कर पाएंगे। और ग्लोबल सिटी ऐसी होगी, अगर कोई दुबई गया है और जिसने आज के दिन दुबई का बिजनेस वे देखा है, तो बिजनेस बे से सुंदर अगर कोई शहर होगा तो हमारा ग्लोबल सिटी होगा। मरीना बे सैंड के आसपास का जो सिंगापुर का इलाका है, उससे सुंदर कोई इलाका होगा तो हमारा ग्लोबल सिटी होगा। या आज जो तोड़ फोड़ के मैनहट्टन के अंदर रीडेवलपमेंट होती है, उस प्लानिंग के हिसाब से इस आज बंजर जमीन को उपजाऊ धरती फॉर इंडस्ट्री, फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर हॉस्पिटल, फॉर हॉस्पिटैलिटी और उसके साथ साथ रेजिडेंसी, हम एक जगह पर लाने का काम करेंगे जहां एक कॉन्सेप्ट आएगा, लिव वर्क एंड प्ले, कि आपका बच्चा खेल भी पाए। लेकिन समय कम रह गया, एक आम आदमी कम रह गया, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। तो ये इतनी चीजें जो आपने गिनाई हैं, ये कब तक कितनी जमीन पे आ पाएंगी? तो ग्लोबल सिटी तो पूरा तैयार है, हमारे जो मास्टर प्लानिंग है वो तैयार है। मास्टर प्लानिंग की टेंडरिंग जो है अगस्त में कर देंगे, और मेरे ख्याल से तो 1 साल के अंदर अंदर सर्विसेज का काम हम कंप्लीट कर देंगे, और साथ के साथ उसके ऑक्शन निकालेंगे कि आकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है केवल मात्र हरियाणा के ही नहीं, देश भर के उस प्लांट को लगाने का काम। सर एक बहुत छोटा सा सवाल, राज के पास हम फिर से चलेंगे। जो ग्लोबल सिटी का आपने जिक्र किया, तो क्या इसमें एक आम आदमी वो भी सोच सकता है कि वो वहां पर पहुंचेगा, उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल, आज के दिन हरियाणा सरकार की जो भी टाउनशिप की पॉलिसी है उसके अंदर दोनों तरह की आपको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप सुप्रीम 5 स्टार डेवलपमेंट करेंगे जी, तो आपको EWS भी बनाने पड़ेंगे, आपको अफोर्डेबल भी बनानी पड़ेगी, और उसका लाभ दोनों वर्गों को मिलता है। और मैं ये मानता हूं कि 1000 एकड़ में अमीर आके तो बैठेगा नहीं, अकेला अमीर आएगा तो उसके ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कहां से आएगा, दूर से तो नहीं आएगा। बिल्कुल, तो हमें तो उस व्यवस्था को उसी बैलेंस बना के रखना है वहां। नहीं, एक सरकार की योजना है दीनदयाल आवास योजना, उसके तहत अगर प्लॉट खरीदने जाए तो 1.5 लाख रुपए गज मिलता है। कहाँ मैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नहीं कहाँ आम आदमी, मगर ये 1.5 लाख सवाल है, मतलब इतना आसान, मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि जो चीजें, जो बातें जो कही जाती हैं फिर आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाती हैं। वर्मा जी, ग्लोबल सिटी की हम बात कर रहे हैं, एक अच्छा सपना जो है वो लेकर चल रही है सरकार, एक अच्छा प्रयास कर रही है, लेकिन जिस शहर में ग्लोबल सिटी की बात हम कर रहे हैं उस शहर के साथ एक टाइटल लगा हुआ है साइबर सिटी का, लेकिन क्या हम उस टाइटल को सार्थक कर पाए हैं? क्योंकि ग्लोबल सिटी की तरफ भी हम जा रहे हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल। अभी भी मूलभूत सुविधाएं अभी भी पीछे, बिजली, पानी, सड़क, ये सारी दिक्कतें आपने जो सवाल पूछा कि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी इस गुरुग्राम को हम कहते हैं, इस देश में IT हब्स 3 ही हैं। पहला आपका बेंगलुरु, दूसरा साइबराबाद जो हैदराबाद का पार्ट है, और तीसरा गुरुग्राम। आज के दिन चौथा साइबर हब नहीं बन पाया, और तीसरा नहीं है इन टर्म्स ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज रजिस्टर्ड, ना तो 100 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज रजिस्टर्ड बेंगलुरु में है, ना 100 से ज्यादा हैदराबाद के साइबराबाद में है, मगर आज 250 ऐसी कंपनीज है जो गुड़गांव में रजिस्टर्ड है और जो फॉर्च्यून 500 है। और कौन सी ऐप आपके यहां से नहीं डेवलप हुई? आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि नई नई इनोवेशन होती है, नई कंपनी। अगर डिलीवरी की बात करें
आज के दिन तो यूनिकॉर्न है वो, दुनिया भर के अंदर डिलीवरी के जो शेयर्स है, रेट्स है, बूम पे जा रहे हैं, क्योंकि उससे अच्छी इनोवेशन देखी नहीं गई। डिलीवरी का हेड ऑफिस कहाँ है? आपके गुरुग्राम में है। जो यूनिकॉर्न्स हैं टॉप 10, उसमें से 7 यूनिकॉर्न्स आज गुड़गांव से चलती है। वो इसीलिए है कि हम गुरुग्राम के अंदर बिजली भी दे पाए, पानी भी दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे पाए, कि वो आए, प्लग इन करे, अपनी कंपनी बनाए, कोई नई आदमी कंपनी बनाकर अपनी जो टैलेंट है उससे प्रदेश को भी प्रोग्रेसिव पाथ पर लेके जाए और अपने आप को भी प्रोग्रेसिव। चलिए कुछ और उद्योगपति है, कुछ सवाल और ले लेते हैं, समय का जरूर अभाव है जी। दुष्यंत जी, मैं अर्जुन शर्मा, AICTI ऑल इंडिया चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का फाउंडर चेयरमैन हूँ और अपनी उद्योग भी हैं मानेसर में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि लोगों को जो खामियां निकालना तो बहुत अच्छी आसान है, किसी से अगर मैं कहता हूँ कि इसकी अच्छा ये बता दो तो बहुत मुश्किल होगा। बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, क्या केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जिनके सजेशन देना चाहता हूँ मैं। सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जैसे छोटे उद्योगपति हैं जिनको 49 किलोवाट का लोड लेते हैं, उनको 49 से 100 किलोवाट का जब लेने जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ 49 किलोवाट के लोड को LTK को उसमें 100 किलोवाट में कर दिया जाए, जैसे तमिलनाडु सरकार ने कर रखा है, तो शायद सबके लिए बहुत अच्छा होगा। शर्मा जी, जो आपका सजेशन है, मैं चाहूँगा कि आप लिखित तौर पे तमिलनाडु की भी जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी दीजिए। कई बार ये कहना बहुत आसान होता है उस सरकार ने कर दिया, असलियत में जब हम निकाल कर देखते तो प्रोविजन वही है, उसको डबल फीस पे कर दिया, तो आपको पैसे देने में दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाया जाता है बिजली का, तो हम 66 किलोवाट का सबस्टेशन या 132 किलोवाट का सबस्टेशन, 33 किलोवाट का सबस्टेशन बनाते हैं। 33 किलोवाट में हम एक लिमिट को ही फीड कर पाएंगे। आप भी जब गुरुग्राम में अपना व्यापार लेके आए होंगे तो आपके 2 पूरे यूनिट में AC होंगे, आज शायद 20 AC हो गए होंगे। लोड बढ़ गया, समय अनुसार आदमी अपने कंफर्ट के हिसाब से भी चीजें ऐड ऑन करता रहता है। उस व्यवस्था के अंदर 66 किलोवाट को 132 हम रात को तो अपडेट कर नहीं सकते। उसका जो समय लगता है, उस टर्न अराउंड टाइम के कारण शायद ये डिले आता हो। मगर अगर ऐसी कोई तमिलनाडु ने इंडस्ट्री के लिए प्रोविजन करी है तो हरियाणा कोई पीछे रहने वाले प्रदेशों में नहीं है। हम तो उन प्रदेशों में जिनने सबसे पहले एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके वो पाथ लीड किया है जो और स्टेट्स डरती थी। वैट मुझे याद है, अगर कहीं इम्प्लीमेंट हुआ और इस देश को पहली दिशा वैट की ओर जाने में दी तो आपके हरियाणा प्रदेश ने दी। जब GST पे चर्चा आई तो हरियाणा उन पहले राज्यों में था जिनने GST को अपनाने के लिए सहमति देने का काम किया था। तो अगर ऐसी कोई प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी में आई है तमिलनाडु में तो हरियाणा जरूर उसको विचार करके एक्सेप्ट करेगा। बड़ा भरोसा दिया है डिप्टी CM सर ने। ये एक ऐसा पहला मंच है जहां समस्या का सीधा समाधान से संवाद हो रहा है। ये बड़ी जिस तरह से कोशिश है हमारी कि कहीं ना कहीं जो सार्थक चर्चा है इससे कुछ राज, कोई और सवाल है तो ले लें, उसके बाद फिर जी हम और कंटिन्यू। लोग भी हैं जो सवाल करना चाहते हैं डिप्टी CM से जी। नमस्कार दुष्यंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी आपकी सरकार को, जो आपने अब एज लिमिट मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब में 40 से बढ़ाकर 42 की है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हरियाणा की जनता की तरफ से। बहुत बहुत सवाल धन्यवाद। आपका। हाँ जी, सवाल भी है। आज जो हमारी 75% आपने आरक्षण कर दिया, लेकिन हमारा जो युवा है, स्पेशली जो हमारा गाँव का युवा है, वो जॉब लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ क्योंकि वो स्किलफुल नहीं है। तो क्यों ना हम अपने स्किल इंडिया को प्राइवेटाइज कर दें और उन्हें रिजल्ट देने पे बाधित करें? अगर आप इस पे कुछ कर सकें तो। पहले तो जो गांव के अंदर स्किलिंग की बात है, गांव के अंदर स्किलिंग बहुत हद तक हो रही है और हमारे हर 10 किलोमीटर के रेडियस में ITIs आज के दिन खुले हुए हैं। और भी जहाँ जहाँ डिमांड आती है, लैंड अवेलेबल होती है, ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है। मगर प्राइवेट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट ने कदम उठाए प्राइवेट सेक्टर की ओर, और कदम उठा के नतीजा क्या आया कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए जिन पे अब ताले लग गए, पॉलिटेक्निक्स खोल दिए जिन पे अब ताले लग गए। और ये फेलियर रहा क्योंकि आपने मार्केट की डिमांड से ज़्यादा सप्लाई दे दी और क्वालिटी डिमिनिश होगी डे बाय डे। अब क्योंकि हमने विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका
एक स्पेशल फोकस किया जाएगा जो हमारे स्किलिंग पे, जो आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर की ओर जाए, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर में आईटीआईज हो, पॉलिटेक्निक्स हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर को करिकुलम भी फीड करेगा और इंडस्ट्री के साथ मिलकर क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी ही व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू नहीं हुई। एक गाड़ी जो नॉर्मल फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल पे चलती है, पेट्रोल या डीजल पे चलती है, उसके अंदर लगभग 32,000 स्पेयर पार्ट्स डलते हैं। और ये डाटा मैंने Hyundai से लिया कि 32,000 स्पेयर पार्ट्स पे एक Hyundai की गाड़ी तैयार होती है। उसी का जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है वो 4,000 पार्ट्स पे तैयार हो जाती है। तो आप सोचो कितनी सिंप्लीफिकेशन होगी। मगर क्या आज इंडस्ट्री को लेबर प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार है? नहीं है। मगर हमारी इंडस्ट्री से चर्चा चल रही है कि आप एडवांस में हमें कोर्सेज दीजिए, हम अपने आईटीआईज में शुरू करेंगे, पॉलिटेक्निक्स में शुरू करेंगे और गैरअप करेंगे हमारे युवा को कि जब आप उस प्रोडक्शन लाइन पे आओ तो आपको 1,000 की मैन पावर चाहिए, तो 1,000 हरियाणा के छोरे छोरियाँ तैयार मिले उस प्रोडक्शन लाइन में जाके हाथ बटाने। जोरदार तालियां कुछ आगे बढ़ पाए? अभी ये सिर्फ प्रपोजल में है या इस पर कुछ आगे बढ़े? ऑलरेडी काम हो गया। अभी खंडेलवाल जी पानीपत से जुड़े थे, हमने ऑलरेडी इनकी जो एसोसिएशन थी टेक्सटाइल की जी, मैं पीछे बैठक करके आया था, उनके लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया है कि वो अपना CSR डाइवर्ट करें और आज जो टेक्सटाइल के इक्विपमेंट है उसको टाई अप करके उसको इस प्रोग्रेस में लेके आए कि पॉलिटेक्निक्स और ITI के अंदर जो इनकी एसोसिएशन है वो हैंड टू हैंड पार्टनर रहे। इसी तरीके से फुटवेयर एसोसिएशन बहादुरगढ़ की है, उनका तो एक बहुत बड़ा स्किलिंग सेंटर है, मगर उस स्किलिंग सेंटर से उनको 100% मैन पावर कभी मिल ही नहीं सकती क्योंकि जितनी ट्रेन होती है उससे 100 गुना ज़्यादा डिमांड है। मगर अब उसके आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने ITIs हैं, हमने कहा है कि जो आपका सेकंड मशीन होती है जो आप अपग्रेड कर देते हैं और डिस्कार्ड करते हैं, उसको डोनेट कीजिए कि गांव का बच्चा उस पर सीखना तो शुरू करे। और आपको एक फैक्चुअल चीज बताता हूं कि हरियाणा के लिए एक और उपलब्धि है कि हम इंडिया के सिंथेटिक फुटवेयर का, लेदर फुटवेयर का नहीं, सिंथेटिक फुटवेयर का 70% जूता बहादुरगढ़ से बनाकर देने का काम करते हैं। आर इम्पोर्ट हैज गॉन डाउन टू ओनली 10%। 20% देश बनाता है, 70% बहादुरगढ़ बनाता है। तो आज जरूर ये गर्व की बात है हरियाणा के लिए। लेकिन मंजे हुए राजनेता हैं। एक आखिरी सवाल यहाँ, एक आखिरी सवाल है जी, संजय जी का एक आखिरी सवाल है जी, बताइए। दुष्यंत जी, इंडस्ट्रीज को लेके सरकार काफी काम कर रही है और ये गुड़गांव हरियाणा अब दिल्ली एक्सपेंशन की ओर है। मैं एक सुझाव आपको देना चाहूंगा कि जब भी इंडस्ट्रीज हम लगाना चाहते हैं तो एक इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल अड़चन है। वो अड़चन ये कि कैपिटल गेन अगर मैं इंडस्ट्री बेच के घर लेता हूं तो मेरा कैपिटल गेन नहीं लगता, मैं घर खरीद सकता हूं। पर मैं कोई घर खरीद के यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के फैक्ट्री लगाना चाहूं तो मेरे को कैपिटल गेन देना पड़ता है। तो इट मीन्स अगर मैं 100 से 1 पर आ रहा हूं तो टैक्स नहीं है, अगर 1 से 100 लोगों को रोजगार देने पर आ रहा हूं तो मेरे पर कैपिटल गेन टैक्स है और ये बड़ी हर्डल है। बड़ा वाजिब सवाल है, जवाब ले लेते हैं। हाँ जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है, मगर मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा, कैपिटल गेन स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती, यूनियन ऑफ इंडिया लगाती है और वो भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान के तहत। और वो इसलिए लगाती है कि आप जब मकान लेते हैं तो अपनी रिहाइश के लिए लेते हैं, मगर जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो अपने उद्योग के लिए बनाते हैं। आप रोजगार तो देते हैं मगर वो आपका उद्योग है, व्यापार है और उस व्यापार के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये एक टेक्निकल चीज है और मेरे तो संज्ञान में मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा, पहली बार इस तरह का कोई मामला आया है, क्योंकि कैपिटल गेन तो हो जाए मैंने भी पे किया होगा। अगर मैंने एक घर बेच के दूसरा नहीं लिया तो जब घर बेच के दूसरा नहीं लिया तो पैसे पे सरकार 2 मिनट में टैक्स लगा देती है। मगर इस पे जरूर जो नेक्स्ट GST काउंसिल होगी, मैं वित्त मंत्री से भी चर्चा करूंगा कि अगर कोई रोजगार बनाने की ओर जाता है तो उसमें प्रावधान जरूर देना चाहिए। और केंद्र भी मेरे ख्याल से प्रोएक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है और हमेशा अगर कोई फ्रूटफुल आइडिया स्टेट की तरफ से गया है तो केंद्र ने उसको पूरी तौर पर एक्सेप्ट करने का काम किया।
दुष्यंत जी, उद्योगों पर हमने चर्चा भी की और आपने कई सुझाव जो थे उसे स्वीकार किया, सरकार के प्रयास पर भी बताया। अब कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी, क्योंकि राजनीति का जो उद्योग है, जो राजनीति का उद्योग है, वो भी बहुत तेजी से फल फूल रहा है। क्योंकि आपकी पार्टी जब वो यहां पर आई, चर्चा हुई, जो भी पीछे वजह थी उसकी वजह से आप लोगों को अलग से पार्टी बनानी पड़ी, तो एक पार्टी नई आई और वो फिर सीधे सत्ता में बैठी। इसी पैटर्न पे एक और पार्टी आ रही है और वो कह रहे हैं कि हम तो तस्वीर बदल देंगे, पंजाब तक आ गए, हरियाणा हर हाल में आएंगे। दिल्ली पंजाब दोनों, अब हरियाणा की बारी है। मैं पहले आपको करेक्ट करूं, वो आ नहीं रहे, 2 बार आके जा लिए। नहीं, वो कह रहे इस बार पूरी तरह से आएंगे। चलो, पहले 2 बार पूरी तरह नहीं आए थे, ये तो एग्री करते हो। एक बार तो हमारे साथ ही आए थे। बिल्कुल। राजनीति के अंदर सबको अधिकार है, ये ब्यूटी है हमारे देश के संविधान की कि कोई कहीं अपनी किस्मत आजमा सकता है। चौधरी देवीलाल जी, आपको पता है लोकसभा का चुनाव 3 प्रदेशों से लड़े थे, हरियाणा के रोहतक से, आपके सीकर राजस्थान से और फिरोजपुर पंजाब से, और 3 में से 2 सीटें जीते थे। और वो सीट हार गए जिसमें उनका ससुराल भी था, ननिहाल भी था। वो ब्यूटी है पॉलिटिक्स की, और कोई किसी को रोक नहीं। इस तरह की संभावना क्या आगे बन सकती है कि आम आदमी के साथ फिर आप आ जाएं? कोई ब्रेकर नहीं लगा सकता कि आप आओ, आप प्रैक्टिस करो। मुझे याद है जब हमने जेजेपी बनाई थी तो ये कहा जाता था 2 छोरों की पार्टी है। 2 छोरे एक बाई इलेक्शन में उतरे, सेकंड आए। लोकसभा इलेक्शन में उतरे, 1 सीट पे सेकंड आए। गठबंधन की 5 में जमानत जब्त हुई और हमारी बची 3-4 सीटों पे जमानत जब्त हुई। मगर वही विधानसभा था, लोगों ने हमें अंडर एस्टिमेट किया और उस विधानसभा के अंदर नतीजा आया, हमारे 10 विधायक जीते। आज के दिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लीजिए, बहुत से पॉलिटिकल दल तो चुनाव से पहले भी आते हैं। तो आम आदमी पार्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं किया जाना चाहिए। 2014 में कोई भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े मार्जिन से देखता था, और 19 में फुल मेजॉरिटी के तौर पे क्या देखता था। मुझे याद है जब हमारा गठबंधन प्रदेश में नहीं हुआ था, इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी तो इस कॉन्फिडेंस में हरियाणा में थी कि हमारे 75 आएंगे। कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस में थी कि हमारे 60 आएंगे। एक हम ही थे जो बारी बारी कहते थे भी ताला हम खोलेंगे, चाबी हमारे पास। खोल भी दिया आप लोगों ने। लेकिन उसमें एक चीज जरूर है, गठबंधन की बात की है, ये लगातार दरअसल ये सुगबुगाहट रहती है कि गठबंधन की उम्र कितनी है, 2.5 साल से ज्यादा तो हो गई, लेकिन ये बताते हैं कि 5 साल पकड़ेगा नहीं। सोलंकी जी, जिस दिन मैंने ओथ ली थी जी, और मुझे याद है दिवाली वाला दिन था, 27 अक्टूबर का, उस दिन लोगों ने स्टेटमेंट दी थी कि 15 दिन, और मलिक साहब हाँ भरेंगे कि 15 दिन में सरकार गिर जाएगी। 15 दिन बाद दोबारा ओथ हुई, ओथ होके हमारे 10 और मिनिस्टर्स कैबिनेट में इंडक्ट हुए। उस समय कहा था 1 महीने में सरकार गिर जाएगी। 1 महीने में पहला विधानसभा सेशन आया, सेशन में हाउस की रिकॉर्डिंग्स हैं, कहा 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। 3 महीने पूरे हुए, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। कोरोना आ गया, कोरोना खत्म होते ही सरकार गिर देंगे। साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वही कहते हैं कि थोड़ा सा मतलब जैसे पहले हम करते थे काम, अब उसमें कमी है, मतलब फर्क पड़ता है गठबंधन। मैं आपको एक ही चीज बोल सकता हूं कि 2.5 साल सक्सेसफुल गवर्नमेंट हमने चलाई और 2.5 बचे हैं। 2.5 साल बाद आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ आऊंगा। नहीं, हमारी तो शुभकामना है, हम सक्सेसफुली चला गए तो हमारी कैपेबिलिटी है, और नहीं चला पाए तो हमारा फेलियर है। अच्छा, अगर गठबंधन मगर मैं टूटता ये है तो बता फेलियर। सकता हूँ कि 2.5 साल में हरियाणा प्रदेश का जीडीपी बढ़ा है, हरियाणा प्रदेश में नया निवेश आया है, हरियाणा प्रदेश का किसान पहले से ज्यादा समृद्ध हुआ है। पहली बार हुआ है 2.5 साल में किसान के खाते में पैसा जाने लगा। पहली बार हुआ है कि राशन डिपो में अगर सरसों का तेल नहीं मिला तो 250 रुपए हर उस गरीब आदमी के डीबीटी कर कर खाते में हमने पहुंचाने का काम किया। आज मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत हर आदमी को जिला वाइज कैंप लगाकर, ब्लॉक वाइज कैंप लगाकर लोन दिलाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी बैठते हैं, कभी पहले ये हुआ था? पहली बार किसान इतने साल, 1.5 साल के करीबन सड़कों पे बैठा, ये भी पहले नहीं हुआ। वो प्रदेश सरकार के विरुद्ध नहीं बैठे, विषय अलग था। यहाँ पर प्रदेश सरकार की बात हो रही है। मंडी थी, है और रहेगी।
एमएसपी था, है और रहेगा। क्या एमएसपी पे खरीद नहीं हुई? क्या हरियाणा में सिरसा में 57 एकड़ में नई मंडी के लिए जमीन सरकार ने नहीं खरीदी? जो भ्रम फैलाए गए थे, किस सोच उद्देश्य के साथ फैलाए गए थे, अब दोबारा उन मुद्दों पे चर्चा करने का विषय नहीं है। मगर जो लोग धरने पे बैठे थे, क्या हुड्डा जी के साथ चाय नहीं पी के आए? बताइए। क्या पंजाब में जो लोग धरने पे बैठे थे उनने अपना पॉलिटिकल फ्रंट बना के चुनाव लड़ने का काम नहीं किया? वो लक्ष्य उद्देश्य जो था वो पंजाब इलेक्शन था और वो लोग लड़ लिए। लेकिन अब ये है कि मेहनत किसी की थी, फायदा कोई उठा गया। लेकिन दुष्यंत जी, अब जिस पार्टी का हमने जिक्र किया, आपने कहा कि सबको अधिकार है, और बिल्कुल सही बात है आपकी कि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, कहीं पर भी आकर राजनीति करने का। लेकिन वो बड़े प्लान वे में कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। वो 5-6 मुद्दे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, इसमें भ्रष्टाचार है, उसको लगातार उठा रहे हैं कंटिन्यूअस मोड पे, और फिर अपना दिल्ली मॉडल वो बार बार दिखाते हैं। इन दोनों का सरकार की तरफ से क्या जवाब रहेगा कि हाँ हमारा मॉडल ये है? मैं विषय पूछना चाहता हूं कि कौन से विषय पर जो उनने उठाया है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। मैं आपको बताता हूं, भ्रष्टाचार भी 2 तरह का है। एक चोरी हो रही है, हमने आंख बंद करी हुई है। एक चोरी हो रही है, हमने एक्शन ले लिया और सोलंकी जी आकर कहते हैं देखो चोरी हुई, चोरी हुई। पिछले 2.5 साल में हमारा सवाल ये भी है कि ये चोरी हो क्यों रही है? अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो क्या हम एक्ट नहीं करते? गुंजाइश ऐसी नहीं हो सकती कि गड़बड़ी ना हो? हम तो उसको और डिजिटलाइज वे में मॉनिटर कर रहे हैं। सोलंकी जी, पहले राशन डिपो में कोई गेहूं लेने जाता था तो हाथ में तोला जाता था, कितना डलता था, कितना बचता था, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज आप अंगूठा लगाते हो, डिजिटल स्केल पे आपका गेहूं डाला जाता है। 5 किलो है, आपके कार्ड में 5 किलो डिजिटली कटता है, 5 किलो आपके सामने डलता है। ये चीज इंप्रूव करी जा सकती है। पहले जहाँ चोरी होती थी, मैं आपको एक चीज, डर नहीं बिठाया जा सकता इन लोगों में क्या? डर भी तो बिठाया ही जा रहा है ना। डर बिठा देंगे फिर घर बैठ जाएंगे। तो आज के दिन डर भी उसके मन में आता है जो नया हो, जो 30-30 साल से चोरी कर रहे हैं, उसको तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैंने तो विधानसभा में कहा था, भी रजिस्ट्रियों की बात करते थे, मैंने चोरी पकड़ी, एक्शन लिया। आप चाहते हो आपके समय की चोरी तक पकड़ ले? हुड्डा साहब खड़े हुए, सीएम साहब ने 2010 तक की रजिस्ट्रियां खुलवा दी। अब 2010 तक की इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं दिखाऊंगा गुड़गांव में श्यामलात दे कैसे बिकी थी, गुड़गांव के अंदर कैसे पानों की जमीनों को बेचा गया था, कैसे अपने दामाद को, मैडम के दामाद को रातों रात करोड़पति फरीदाबाद में बनाया गया था। आप आने दीजिए। ये जो रजिस्ट्रियां इनने 2010 तक की चेक कराई है, मैं तो कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो मैं पहले कहता था कि 73,000 एकड़ जमीन इनने किसान की बेच के खाने का काम किया, वो 73,000 एकड़ की पोल अब खुलेगी जब 2010 तक के सारी रजिस्ट्रियों को हम खंगालने का काम करेंगे। चलिए, बड़ी बात कही है, पूरा हिसाब रखेंगे डिप्टी सीएम साहब। सवाल इस बात का भी है, यहाँ पर 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तनातनी सी है, उन पर हम आ जाते हैं। चंडीगढ़ पर दावा, SYL का पानी, और उसके अलावा ये कहना कि पानी कम हो गया है दिल्ली में, आप हमें पानी भी दीजिए। तो ये जो डिप्लोमेसी लगातार चल रही है, 3 पत्र आ गए हैं दिल्ली की तरफ से। मैं तो कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई। अब केजरीवाल जी को किल्लत होगी तो उनका ही मुख्यमंत्री है, फोन करके पानी फालतू मंगा लेंगे। लेकिन वो पत्र तो हरियाणा को लिख रहे हैं। हम आगे भेज देंगे उस पत्र को, हम तो डाकिए बन गए बीच में। आज सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे हिस्से का पानी काट के दिल्ली को दे दिया जाता है, जबकि पंजाब में सरकारें उल्ट पुलट रही है। मगर अब पंजाब सरकार का दायित्व बढ़ेगा, दिल्ली की प्यास बुझाने का, नहीं तो मुखिया नाराज हो जाएगा। लेकिन सर एक बात तो है, ये डाकिया बनने के अलावा जो हरियाणा है वो आपसे पूरी उम्मीद रखता है आप लोगों से कि ये इतना लंबा मसला है और ये जल्दी हल हो जाए। सोलंकी जी, जहाँ SYL के मसले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट डायरेक्शन दी है कि आप दोनों प्रदेशों को बुलाकर म्यूचुअल वे आउट निकालो। केंद्र सरकार ने 4 बार पंजाब सरकार को लिखा कि आप आओ। पिछले 1 साल में पंजाब सरकार 1 बार आने का नाम नहीं किया, और आज हमने केंद्र को लिख दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दीजिए कि फैसला अब आप करिए, पंजाब इसमें चर्चा करने को तैयार नहीं। नुकसान तो हरियाणा को है।
हमारा जो म्यूचुअली एग्रीड ऑन बाइफर्केशन वाटर शेयर था वो आज हमें नहीं मिलता, और अगर हमें मिल जाता है, मैं ये मानता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा भिवानी से ले लीजिए, भिवानी हो, दादरी हो, आपका महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, गुरुग्राम हो, पलवल हो, मेवात हो, ये वो जिले हैं जहाँ वाटर क्राइसिस हो रहे हैं और निरंतर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बैकवर्ड एरियाज है। वो पानी का शेयर हमसे मिलते ही हम इनको भी एग्रीकल्चरी फॉरवर्ड बनाने का काम करेंगे। दुष्यंत जी, आखिरी सवाल, अब काफी समय आपका हमने लिया। सवाल यह है कि कांग्रेस चिंतन शिविर कर रही है, कुछ कहेंगे इस पे? 2014 में कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। आज चिंता करने का विषय तो सरकार में बैठे लोगों को होता कि भाई 8 साल होने को हो गए, एंटी इनकम्बेंसी ना आ गई। जो पार्टी 8 साल से विपक्ष में है और उभर नहीं पा रही, फिर उसको चिंता करने का काम नहीं करना चाहिए, उसको सामान पैक करना चाहिए कि अब दूसरी पार्टीज को अपॉर्चुनिटी दो। लेकिन हरियाणा में तो बदलाव हो गया, हरियाणा में काफी उनका बदलाव हुआ, वो कह रहे हैं कि इस बदलाव का असर आएगा। एक आपको इस विषय पे कहानी शेयर करता हूं। मैं अमेरिका गया था तो एक ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे बताई थी। कहते हैं जी, इंडिया से 4 लोग अमेरिका आए और चारों ने अपनी जेब चेक करी और 4 लोगों ने मिलकर एक टैक्सी ले ली, एक ड्राइविंग सीट में, एक कंडक्टर सीट में, 2 पीछे, और लेके शहर में घूमते रहे। रात को आके जेब चेक करी, किराया 0। आज कांग्रेस ने भी वो हालत कर दी कि एक गाड़ी में 4 ठोक दिए और अब इनको घुमाते रहो। लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद आप लोगों ने वो टैक्सी जो उन्होंने रोड शो किया, वो भीड़ शायद आप लोगों ने नहीं देखी है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। जो सड़कों पे दिखाई दी, हुजूम दिखाई दिया हुड्डा साहब के समर्थन में। मैं किसी पार्टी के रोड शो, रैली, जलसों से पब्लिक परसेप्शन जो है उस पार्टी की वो नहीं बदलती। और आज के दिन रिजल्ट जो पंजाब में आया, जहां वो सरकार में थे, वहां 20 सीटों पे आके रुक गए। नहीं, हुड्डा साहब को कमान मिली है, उसका असर तो होगा। मैं आपको आ रहा हूँ, हुड्डा साहब प्रियंका गांधी से बड़े हो गए कांग्रेस में क्या? नहीं, हरियाणा की बात कर, मैं कांग्रेस में बोल रहा हूँ। अगर प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सीट्स में भी, पॉपुलेशन में भी। हुड्डा साहब 2 बार सीएम रहे हैं प्रदेश के। प्रियंका जी कोई ऐसी इस तरह की तो चलो सोलंकी जी, आप ये मानते हो कि कांग्रेस खत्म हो ली, अगर आप प्रियंका जी को छोड़ के हुड्डा साहब को बड़ा मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, तो फिर ये कांग्रेस का सत्यानाश तय है कि आप लोगों ने प्रूव कर दिया। सर, इनेलो दिन जी, नवजोत सिद्धू तो थे लीडर, क्या हालात हुए। आज हिमाचल का चुनाव ड्यू है नवंबर के अंदर। यही फॉर्मूला हिमाचल में लगाया, यही पंजाब में था, यही उत्तर प्रदेश में था। 3 जगह फेल होंगे। हरियाणा में भी यही चीज देखने को मिलेगी कि इसी से उनका फेलियर आगे आपको दिखने लगा। चलिए, इनेलो पर कुछ कहेंगे? क्योंकि उनकी तरफ से कहा जाता है कि किसानों के लिए असली लड़ाई किसी ने लड़ा, त्याग अगर किसी ने किया, त्याग पत्र दिया, एक ही व्यक्ति ने किया, विदाई की। और उन लोगों ने जिनको किसानों ने आगे बढ़ाया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, सत्ता में बैठे रहे। मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि उपाधियां बहुत हैं, वो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी ली और कौन कौन सी ली, ज्यादा बेहतर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे इन लोगों के लिए। हम तो समझ गए आम लोगों के लिए प्रदेश की जनता के लिए। सोलंकी जी, मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा कहना है तो आप उपाधियां गिनवा दीजिए, ज्यादा बेहतर है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने देखिए कई बड़ी बातें कही हैं और घोषणाएं भी की हैं। जो सुझाव निकल कर आया हमारे तमाम उद्योगपतियों की तरफ से, उस पर उन्होंने कहा कि कुछ काम हो चुका है, कुछ और भी काम सुझाव के तौर पर अगर हमारे पास आएगा तो हम करेंगे। सरकार उसके लिए लगातार तत्पर है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो पहली बार, मतलब सीधे समस्याएं आ रही थी और डिप्टी सीएम साहब सीधे उनके समाधान की बात कर रहे थे। ये इस तरह का पहला प्रयास हम, और लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। भाई, तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियों में दम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। और मैं हमारी टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा प्लांट हम आपको भेंट करेंगे। तालियां की आवाज नहीं पहुंच रही है स्टेज तक।
Associate sponsor, Haryana Chamber of Commerce and Industry, District Panipat Chapter. JMS Group, symbol of commitment and trust. Cladding, pre-engineered building. Philby, you think we deliver. और SBA Balaji, partner, Kedar blended edible vegetable oil. Kenvin Foundation, उम्मीद स्वस्थ भारत की. Real estate partner, 51 International, where real estate gets real. B Sabdarwal Consortium. स्वच्छता partner, Eco Green, स्वच्छता से समृद्धि की ओर. Venue partner, BTH, Delhi Road, Gurugram.